हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है ये है जो हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी का पेपर 2 है, उसमें जो चैप्टर 2 है रिसोर्सेज, उसी का ही ये फर्स्ट पार्ट है, उसी का ही ये टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड रिसोर्सेज। Land is an important resource as humans live on it and obtain most of their needs from land. It is a mother of biotic resources और biosphere। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ज़मीन है ना, वो इंसान का रहने का एक जगह है, वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, जिसके बदौलत जो इंसान है जो वहाँ से रिसोर्सेस निकालता है, मोस्ट ऑफ द जो भी रिसोर्सेस है, जो भी उसका नीड्स है, वो लैंड से ही पूरा करता है, ठीक है। इट इज़ ए मदर ऑफ बायोटिक रिसोर्स और बायोस्फीयर। तो ये जो जितने भी बायोटिक रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनका ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है वो एक तरह से उनकी माँ के समान है, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड अपॉन लैंड रिसोर्सेज, सॉइल कंपोजिशन, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड लोकल क्लाइमेट कंडीशन बिकम द बेसिस ऑफ द यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो सब लैंड रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है, ठीक है। जो सॉइल का कंपोजिशन है, ग्राउंड वाटर का जो अवेलेबिलिटी है, जो लोकल क्लाइमेट कंडीशन है, ठीक है, वो सारे के सारे इसी लैंड रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। हाउएवर देर आर सम हिडन रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, ग्राउंड वाटर एटसेट्रा whose economic viability brings the development of industrial complexes, mining sites, tourist centers, settlements and other kind of land use, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि इसके ये जो ज़मीन है ना, इसमें और भी कई सारे हिडन रिसोर्सेस हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गए, ठीक है। तो इन सब का एक इकोनॉमिक वायबिलिटी है, जो कि कहीं ना कहीं जो भी इंडस्ट्रियल है, माइनिंग है, टूरिस्ट सेंटर्स है, सेटलमेंट है, उन सबको डेवलपमेंट करने में मदद करती है, ठीक है। बिसाइड्स लैंड यूज वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड ऑल्सो टेम्परली, ठीक है। तो ये जो लैंड का यूज़ है, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। The utilization of land depend upon physical factor like topography, soil, climate, as well as upon human factor such as the density of population, duration of occupation of the area, land tenure and technical level of the people। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ज़मीन का यूटिलाइज किया जा रहा है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि टोपोग्राफी, मतलब वहाँ का जो ज़मीन है वहाँ पे टोपोग्राफी कैसा है, कि वहाँ पे ढलान है, ऊंचा जगह है, गड्ढा जगह है, वो कैसा है, ठीक है। वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ना। और साथ ही साथ कई सारे ह्यूमन फैक्टर भी जो है डिपेंड करते हैं कि वहाँ का आबादी कितना है, वहाँ का जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उस एरिया का लैंड टेन्यूर कैसा है, वहाँ के लोग जो है टेक्निकल चीज़ों का कितना इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पे जो ज़मीन है उसका यूटिलाइजेशन जो है डिपेंड करता है, ठीक है। There are spatial and temporal differences in land utilization due to continued interplay of physical and human factor। मतलब यही कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से ज़मीन का यूटिलाइज किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो फिजिकल फैक्टर है और जो ह्यूमन जो लोग हैं उनको क्या चीज़ चाहिए, उसके ऊपर, इन दोनों चीज़ के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंडिया हैज़ ए टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ अबाउट 328.73 million hectares, but statistics pertaining to land utilization were available for about 305.90 million hectare in 2010-11, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो है 328.73 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। तो इसमें स्टेटिस्टिकली अगर देखा जाए तो जो लैंड यूटिलाइजेशन है जो कि है लगभग 305.90 मिलियन हेक्टेयर्स 2010-11 में। मतलब जो ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल करने के लिए जो अवेलेबल है वो है 305.90 मिलियन हेक्टेयर 2010-11 का के हिसाब से जो डेटा देखा जाए तो ये कह रहा है, ठीक है। इंडिया हैज़ ए वेरिड लैंड यूज पैटर्न गिवन द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया इज एज फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से जो ज़मीन का इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि जो ज़मीन का यूज़ है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। जो नेट सोन एरिया है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया जितना है इंडिया का, उसमें से 46% जो है नेट सोन एरिया है। नेट सोन एरिया मतलब जो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 22% ऑफ द एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर है,
बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड जो है वो लगभग 8.5% है। 5.5% जो है अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में किया जाता है, जैसे कि वहाँ पे घर बना लिए गए हैं, इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एरिया इस अंडर ट्री क्रॉप्स, वहाँ पे जो बाकी जो बचा हुआ है वहाँ पे ट्री क्रॉप्स, ग्रूव्स, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड के तौर पे उसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया क्या होता है, वही चीज़ जो मैंने बताया, फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। मतलब जहाँ पे आप खेती बाड़ी करते हैं वो एरिया को नेट सोन एरिया कह दीजिए, है ना, वो ज़मीन को नेट सोन एरिया में गिना जाता है। दिस एरिया हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द एग्रीकल्चरल country like India because agriculture production largely depend upon this type of land, ठीक है। तो हमारा जो देश है एग्रीकल्चर लैंड पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है वो इसी तरह के जो ज़मीन है उस पर डिपेंड करता है। द नेट सोन एरिया 1950 में वो कितना था, लगभग 118.7 मिलियन था, ठीक है, 118.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि 2010-11 में बढ़कर 141.58 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। पर कैपिटा कल्टिवेटेड लैंड हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली, ठीक है। मतलब जो एक आदमी जो है औसतन कितना एकड़ हेक्टेयर जो है खेत है उसमें कल्टीवेशन करता है, एग्रीकल्चर करता है, तो वो बहुत डाउन हो गया है, ठीक है। 1951 में 0.53 था, जो कि 2011-12 में औसतन एक आदमी कल्टीवेटेड लैंड कितना लैंड में कल्टीवेट करता है, 0.11 हेक्टेयर में, ठीक है। It may be noted that agriculture prosperity does not depend as much as on the total net sown area as it does on the percentage of net sown area to the total reporting area, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो खेती बाड़ी जो बढ़ रहा है ना, वो डिपेंड नहीं करता कि जो टोटल नेट सोन एरिया जो है ऑन द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया टू द टोटल परसेंटेज एरिया, ठीक है, उससे ज़्यादा और होना चाहिए, जो भी टोटल रिपोर्टिंग एरिया जितना है ना उसमें और थोड़ा बढ़ोतरी होना चाहिए, जिससे जो एग्रीकल्चर का जो प्रॉस्पेरिटी है वो और बढ़ेगा, ठीक है। देयर आर लार्ज वेरिएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया टू टोटल रिपोर्टिंग एरिया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे ना, तो क्या होता है कि जो ज़मीन का इस्तेमाल है हर राज्य में अलग अलग तरीके से हो रहा है, अलग अलग तरीके से नहीं, जो नेट सोन एरिया है किसी राज्य में कुछ और है तो दूसरे राज्य में और है। तो पंजाब हरियाणा में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है, मतलब 82.6 से लेके 80.5% तक जो है ज़मीन जो है नेट सोन एरिया है, ठीक है। वही अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ 3% है। द डिक्लाइन इन नेट सोन एरिया इज़ ए रिसेंट फेनोमिना दैट स्टार्टेड इन लेट 90s बिफोर विच इट वॉज रजिस्टरिंग अ स्लो इंक्रीज, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ये जो है बढ़ने लगा समय के साथ साथ। देयर आर इंडिकेशन, मतलब नेट सोन एरिया जो पहले जितना था उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुआ। देयर आर इंडिकेशन दैट मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन हैज़ ऑकर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है। तो देखा जाए आगे चल के ये जो डिक्लाइन जो हुआ है नेट सोन एरिया का, ठीक है, आगे चल के जो डिक्लाइन हुआ है वो इसलिए हुआ कि जितना भी एरिया था ज़मीन का वो अब नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में लाया जा रहा है, जिससे क्या हुआ है नेट सोन एरिया अब घटता जा रहा है। अब जानते हैं एरिया सोन। एरिया सोन का मतलब होता है कि किसी जगह में, किसी ज़मीन में आपने साल में सिर्फ एक फसल नहीं, एक से ज़्यादा फसल एक साल में उगाया, तो उस एरिया को एरिया सोन कहते हैं, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट्स दैट दिस एरिया इज़ यूज्ड टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर, ठीक है, उसे एरिया सोन कह दिए। तो ऐसा ज़मीन टोटल कितना है, जितना भी नेट सोन एरिया है, ठीक है, उसमें 34.3% जितना भी नेट सोन एरिया है उसका जो 34.3% जो एरिया है वो एरिया सोन है, ठीक है, एंड 60.6% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। दिस टाइप ऑफ एरिया कंप्राइजेस ऑफ लैंड विथ रिच फर्टाइल सॉइल एंड रेगुलर वाटर सप्लाई। तो ये जो ज़मीन है ना एरिया सोन, जहाँ पे एक से ज़्यादा फसल साल में उगाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होना चाहिए और वहाँ पे रेगुलर वाटर सप्लाई होना चाहिए। इट इज़ क्लियर दैट द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन मोर दैन रेदर लो इन इंडिया एज अ होल, दिस एट्रीब्यूट टू इनफर्टाइल सॉइल डिफरेंसी ऑफ मॉइस्चर। तो मतलब ये कह रहा है कि जो परसेंटेज जो होना चाहिए वो थोड़ा और अच्छा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो एरिया सोन का जो परसेंटेज है, जो भी टोटल एरिया है जहाँ पे उगाया जा रहा है, उसके कंपेयर में जो एरिया सोन है जहाँ पे एक से ज़्यादा फसल होना चाहिए वो अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि सॉइल में उतना फर्टिलिटी नहीं है, इनफर्टाइल सॉइल है, ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर है उनका भी इस्तेमाल जो है ठीक से किया नहीं जाता, इनसफिशिएंट यूज़ किया जाता है, ठीक है।
दिस टाइप ऑफ लैंड इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस since almost all the arable land has already been brought under plug. The only course left to increase the agriculture production is to increase the intensity of cropping, which can be done by increasing the area zone more than once. ठीक है, मतलब यही कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो ये जो एरिया जोन है ना इसको और बढ़ाया जाए, है ना। सिर्फ ये नेट जोन एरिया बढ़ा देने से ही आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ जाएगा, एरिया जोन को और बढ़ाएं कि मतलब जिसमें खेती कर रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा बार उसमें फसल उगाया जाए, ठीक है, तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगा। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड इन कोस्टल रीजन हैव लार्ज परसेंट ऑफ एरिया सोन मोर देन वंस। मतलब ठीक है, ये देख सकते हैं ये जो एरिया है जो भी अभी मैंने नाम लिया, यहाँ पे इन जगहों में एरिया सोन होता है, ठीक है। अब जानते हैं फॉरेस्ट के बारे में। अच्छा, फॉरेस्ट के बारे में जानने से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये जो पीपीटी है, ये जो सॉफ्ट कॉपी है, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे गूगल ड्राइव का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके क्लिक करिए और इस ये वाला जो सॉफ्ट कॉपी है इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब जानते हैं फॉरेस्ट के बारे में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। द लेटर इज द एरिया विच गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड एंड डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ. The land revenue record are consistent with the latter definition. Thus, there may be increase in this category without increase in actual forest cover. मतलब ये कह रहा है कि अभी जो फॉरेस्ट के बारे में बताया, तो जितना हम फॉरेस्ट कवर है, जितना भी एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, उससे वो ना डिफरेंट है जितना क्लासीफाई किया गया फॉरेस्ट को, है ना। मतलब सिंपल सा चीज़ बता दूँ कि सरकार ने कुछ कुछ जगहों को फॉरेस्ट ग्रोथ के नाम पे आइडेंटिफाई किया है, डीमार्केटेड किया है, ठीक है, तो वो एरिया भी फॉरेस्ट में आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो वहाँ पे पेड़ लगना चाहिए था, जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए था, जो कैनोपी होना चाहिए, घना जंगल होना था, वो एक्चुअल में नहीं है, उसी को हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं। तो एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट वो तो है, वो कागज में दिख रहा है, लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है, जो घना जंगल है, जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, वो दोनों में डिफरेंस हो रहा है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि आइडेंटिफाई तो किया गया है कि वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रोथ करेंगे, लैंड रिकॉर्ड में भी वही पुराने डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा है ना। जबकि देखा जाए तो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जो है ना, वो उतना नहीं है जितना उस कैटेगरी में फॉरेस्ट को डाला गया है, फॉरेस्ट ग्रोथ को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं देयर में बी एन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी, है ना, कि हाँ ये फॉरेस्ट क्लासीफाई कर तो दिए, ये एरिया को फॉरेस्ट क्लासीफाई तो कर दिए, लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जो बोल रहे हैं ना, पेड़ जो घना वाला होना चाहिए, वैसा वाला फॉरेस्ट कवर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर वॉज 40.41 मिलियन हेक्टेयर इन 1951। तो इस मतलब 50-51 में इतना मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट कवर था, ठीक है। इंक्रीज्ड टू 69 मिलियन हेक्टेयर 1999-2000। तो देख सकते हैं बढ़ गया, 1999-2000 में 69 मिलियन हेक्टेयर हो गया, ठीक है। तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है लगभग ये 7 लाख के ऊपर है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 21.67 जो भी जोग्राफिकल एरिया है कंट्री का, उसमें जो 21.6% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना है, 24.56% है, यही सब चीज़ है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, वही चीज़ बता रहा है कि जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये 2019 का बताया ना, ठीक है। तो 2021 के हिसाब से फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है कंट्री का इंक्रीज हुआ है टू 2261 स्क्वायर किलोमीटर सिंस द लास्ट असेसमेंट इन 2019, ठीक है। तो इतना इंक्रीज हुआ है ना। इंडिया टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि अगर देखा जाए तो पूरे देश का 24.62% जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है ना। और 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे जितना भी एरिया है उस स्टेट का या उस यूनियन टेरिटरी का, उसमें से 33% ऑफ देयर एरिया जो है फॉरेस्ट कवर में। ऐसे टोटल 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। मध्य प्रदेश जहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, उसके साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। टॉप 5 स्टेट जो है जो कि फॉरेस्ट कवर है एज परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया के कंपेयर में, तो मिजोरम में 84.53% जो है एरिया फॉरेस्ट का है। अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं 79.33%, मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। इश्यूज एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब ये फॉरेस्ट के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जुड़े हुए जो हैं,
Shrinking forest cover. According to the National Forest Policy of India, the ideal percentage of total geographical area under forest should be at least 33% to maintain ecological stability. ठीक है, तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया के हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है वो श्रिंक हो रहा है, तो जो आइडियल परसेंटेज जो होना चाहिए, जितना भी हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% जो है जंगल से कवर होना चाहिए, ये कहा जा रहा है. लेकिन करंटली जो है कितना कवर है, 24.62% ही जो है जंगल से कवर है. ठीक है, तो अगर हमको 33% करना है तो दिस विल रिक्वायर मासिव ट्री प्लांटेशन. ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे. ठीक है, कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगाने होंगे कि पेड़ मत काटो, फॉरेस्ट एरिया को रिक्लेम मत करो, है ना. ये सब चीज़ में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करना पड़ेगा, तब जाके हम 33% जो है वहाँ तक पहुँच सकेंगे. द इंक्रीज इन शेयर अंडर फॉरेस्ट कैन बी अकाउंटेड फॉर by an increase in demarcated area under forest rather than the actual increase in forest cover in the country. मतलब ये वही चीज़ कह रहा है कि मतलब जो है डिमार्केटेड एरिया से बढ़ाने से अच्छा है कि फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ किया जाए. ठीक है, मतलब सही में पेड़ लगा हुआ जो कैनोपी वाला जो घना पौधा वाला जो पेड़ है उसको कवर को गिना जाए, उसको बढ़ाया जाए, ना कि बस ये ज़मीन जो है फॉरेस्ट के अंदर आता है, ये ज़मीन बस फॉरेस्ट के अंदर आता है जबकि वहाँ पेड़ भी कुछ भी नहीं लगा है, बंजर है, बस ऐसा नहीं बोल रहा है ना. तो एक्चुअल जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज किया जाए, ये कह रहा है. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. तो जो ज़मीन है जो कि कल्टीवेशन के काम नहीं आती, तो वो दो क्लास में बढ़ते हैं. ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लैंड है. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज और एक है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट. ठीक है, तो ये दो टाइप का ज़मीन है ना, जो कि कल्टीवेशन के काम नहीं आता. तो ये जो लैंड है पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, उसमें क्या होता है, वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट होता है, मतलब गांव वाले बसते हैं या फिर शहर वाले शहर बसाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कैनाल्स, इंडस्ट्रीज, शॉप्स, ये सब जो है लग जाते हैं. तो ये सारा नॉन एग्रीकल्चर यूज़ हो रहा है ज़मीन का. ये जो चीज़ मैंने बताया है इसका इंक्रीज जो हो रहा है बहुत हाईएस्ट तरीके से हो रहा है, बहुत हाई इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और दिस इज ड्यू टू changing structure of Indian economy, which is increasingly depending on the contribution from industrial and service sector, expansion of related infrastructure facility, also an expansion of area, both urban and rural settlement has added to the increase. Thus, the area under non-agricultural uses is increasing at the expense of wasteland and agricultural land. मतलब वही कह रहा है कि बहुत तेज़ी से लोग बस रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, तो जाहिर सा बात है जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, व्यापार करना है, घर बसाना है, तो ये सारा जो ज़मीन है वो उसमें जाता है. ठीक है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस. तो ये जो ज़मीन जो ज़्यादातर जहाँ पे हो रहा है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लैंड इन दिस कैटेगरी, तो वो कौन कौन से स्टेट में हो रहा है ज़्यादा, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. अब जानते हैं बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट, ये क्या चीज़ है. द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज अ वेस्ट लैंड such as barren hilly terrains, desert land, ravines, etc. normally cannot be brought under cultivation with the available technology. ठीक है, मतलब ये जो बंजर ज़मीन है, रेती वाला ज़मीन है, ठीक है, वो घाटी वाटी टाइप से ज़मीन है जिसका इस्तेमाल आप कुछ चीज़ के लिए कर ही नहीं सकते, है ना, तो वो ज़मीन को हम बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट कहते हैं. ठीक है, एज द प्रेशर ऑन लैंड increased both from the agriculture and non-agriculture sector, द वेस्ट लैंड एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड हैव विटनेस्ड अ डिक्लाइन ओवर टाइम. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो बैरन और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है जो किसी काम का नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है बाकी जगहों में जैसे जैसे लैंड पे प्रेशर बन रहा है, ठीक है, लोग घर ज़मीन पे कब्जा करके घर बनाए जा रहे हैं. ठीक है, तो उस वजह से ये जो ज़मीन है ना उस पर प्रेशर आ रहा है ना, और एक तरह से इसमें भी एक तरह से एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इन ज़मीनों को. ठीक है, वो चीज़ कहा जा रहा है. तो ये जो ज़मीन है उसका भी अब डिक्लाइन हो रहा है समय के साथ साथ, वो भी अब कम होते जा रहे हैं. द अमाउंट ऑफ लैंड हैज़ बीन वेरिएबली राइट फ्रॉम 1950-51 to 2010-11. द डेटा फॉर विच आर अवेलेबल. इट इज़ अकाउंटेड फॉर 13.8% ऑफ द टोटल रिपोर्टेड एरिया इन 1999-2000. ठीक है, तो मतलब अभी जो देखा गया तो टोटल इतना है 2000 के समय में, ये जो बैरन और अनकल्चरेबल जो वेस्ट लैंड जो है उसका. तो जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ये जो लैंड है ना इस कैटेगरी का, वो कहाँ पे है, तो वही है आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड बिहार.
मतलब सेम टू सेम यही है आपका लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, मतलब वो ज़मीन जहाँ पे शहर बनाए जा रहे हैं, गांव बसाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, वो चीज़ बस उसी की तरह से उसका भी वही चल रहा है, ये बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड का। परमानेंट पेस्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स। मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट। ओनली a small portion of this land is privately owned. The land owned by village पंचायत come under common property use resources। ठीक है, तो ये जो परमानेंट पेस्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स है, ये क्या है? तो याला इस तरह का जो ज़मीन रहता है ना, वो पंचायत के और सरकार के हाथों में रहता है, या फिर कुछ पोर्शन जो ज़मीन है वो प्राइवेट हैंड, मतलब कुछ पर्सनल लोगों के हाथ में रहता है। ठीक है, और जब पंचायत के हाथ में जब ये रहता है तो इस ज़मीन को क्या कहते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। A total area of 10.3 million hectare is devoted to permanent pastures and other grazing lands. This amount to about 4% of the total reporting area of the country। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टोटल इतना हेक्टेयर है 10.3 मिलियन हेक्टेयर, जो कि परमानेंट पेस्चर्स है एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स है, जो कि 4% है पूरे देश का एरिया के हिसाब से। ग्रेजिंग टेक प्लेस मोस्टली इन फॉरेस्ट एंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स वेर एवर पास्चर इज अवेलेबल। ठीक है, तो ये एक तरह से ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर वहाँ पे जो जानवर है उनको चराने के लिए अगर वहाँ पे है घास फूस तो वहीं पे चरा देते हैं। द एरिया प्रेजेंटली अंडर पेस्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स इज नॉट सफिशिएंट कीपिंग इन व्यू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक इन द कंट्री। अबाउट 1/3 ऑफ द रिपोर्टिंग एरिया इन हिमाचल प्रदेश is under pastures. The proportion varies from 4 to 10% in Madhya Pradesh, Karnataka, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and Odisha. It is less than 3% in the remaining part of the area. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं लाइफ स्टॉक के लिए जो घास फूस खाना चाहिए रहता है ना, तो वो इसी ज़मीन से मिलता है। तो वो जो ज़मीन है बहुत प्रेशर में है, क्योंकि वहाँ पे अब पॉपुलेशन जो है बसता जा रहा है। ठीक है, और लगभग अगर आप देखेंगे तो कई जगहों में 3% 4% ही ज़मीन जो है उसका मतलब जिस भी राज्य है उसका जितना भी एरिया है उसका 4 से लेकर 10% ज़मीन ही जो है अंडर पेस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब देख रहे हैं कौन कौन से जो राज्य है उनका नाम मैंने बता दिया। द डिक्लाइन इन लैंड अंडर पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इलीगल एंक्रोचमेंट ड्यू टू एक्सपांसन ऑफ कल्टिवेशन ऑन कॉमन पेस्चर लैंड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन। मतलब कुछ नहीं हो रहा, ये क्या है ना, एग्रीकल्चर लैंड पे जो प्रेशर बन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो कल्टीवेशन का काम है इन्हीं ज़मीन पे किया जा रहा है, एंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है आपका जो ये पेस्चर लैंड से वो कम होता जा रहा है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स इंक्लूड ऑल कल्टिवेबल लैंड्स विच इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर नेट सोन एरिया but is put to some agriculture use. Land under casuarina trees, thatching grass, bamboo bushes, other groups for fuel, etc., which are not included under orchards are classified under these categories। ठीक है, तो ये जो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स है, मतलब यहाँ पे जैसे कि बांस उगाया जा रहा है, ठीक है, थैचिंग ग्रास या ये कैसोरिना ट्रीज है, ये सब उगा के वो ज़मीन का यूज़ किया जा रहा है ना, वो इसी ज़मीन में आते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो ज़मीन है ये प्राइवेटली ओन्ड रहता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 50-51 के समय में लगभग 198 मिलियन हेक्टेयर जो था ज़मीन था, है ना, और 1960-61 में वो गिर के 4.46 मिलियन हेक्टेयर हो गया, और 1970-71 में 4.29 मिलियन हेक्टेयर जो है अभी ये वाला ज़मीन है। ठीक है, आफ्टर दैट जंक्चर द एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स has shown varying trend and stood at 3.21 मिलियन हेक्टेयर। तो 2000 के समय तक अभी 3.2 मिलियन हेक्टेयर ही ज़मीन जो है इसके अंडर आता है। ठीक है, ओडिशा जहाँ पे लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ ये जो मतलब ओडिशा हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन दिस कैटेगरी। तो ये जो ज़मीन है ये सबसे ज़्यादा आपको ओडिशा में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम एंड तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम एंड तमिलनाडु, तो इन जगहों पे आपको ये जो ज़मीन है मतलब मिलेगा। ठीक, अब जानते हैं ये कल्चरेबल वेस्टलैंड के बारे में। द वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमिटी डिफाइंस कल्चरेबल वेस्टलैंड एज द लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बट नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन फॉर
वन रीजन और द अदर। मतलब ये जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है उसको जो वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमेटी ने डिफाइन किया कि कल्चरेबल वेस्टलैंड उन्हें कहा जाएगा कि जो ज़मीन उपलब्ध है कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए किया नहीं जा रहा है कुछ कारणों से। तो क्या क्या कारण है, क्या चीज़ें, उसको जानते हैं। ये जो ज़मीन है, दिस लैंड was used at a past but has been abandoned for some reason. It is not being used at present due to such constant of lack of water, salinity, alkalinity of soil, soil erosion, water logging and unfavorable physiographic position और ह्यूमन नेग्लेक्ट। ठीक है, तो ये जो ज़मीन है या तो उसमें पानी का कमी हो गया इसलिए वहाँ पे अब खेती नहीं कर रहे, या वहाँ पे जो सॉइल है एल्कलाइन हो गया, सैलिनिटी ज़्यादा हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, वाटर लॉगिंग का वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, या फिर जो फिजियोग्राफिक पोजीशन है वो अनफेवरेबल है, या इंसान खुद ही ऐसी नॉर्मली ही नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो ज़मीन है उन्हें हम कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर is included in this category. It can be brought under cultivation after improving it through reclamation practices. मतलब ये कहा जा रहा है वो सारे ज़मीन जो 5 साल से ज़्यादा समय तक ऐसी खाली पड़े हैं, है ना, ऐसे जो ज़मीन जो कल्टीवेबल है लैंड है, कल्टीवेबल लैंड है, लेकिन उसमें 5 साल से उसको ऐसी खाली छोड़ दी, उसमें खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे ज़मीन इसी कल्चरेबल वेस्टलैंड में आते हैं। देखिए थोड़ा सा ना मैं तोतला, मेरा जो जवान है थोड़ा तोतला टाइप का निकलता है, तो समझ लेना, है ना। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऐसी कई सारे शब्द है जहाँ पे मैं थोड़ा अटक सा जाता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आया समझ में कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है। और ये जो वेस्टलैंड है इसे कल्टीवेशन के फॉर्म में फिर से किया लाया जा सकता है। थोड़ा बहुत वहाँ पे अगर हम कोई रिक्लेमेशन प्रैक्टिस कर दें, मतलब उसको फिर से अगर ज़मीन को बना दें तो वापस उसमें कल्टीवेशन किया जा सकता है। ठीक है, रेह, भुर, उसार एंड खोला ट्रैक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा एज वेल एज इन सेवरल अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो ज़मीन है खासकर इन राज्यों के, उन ज़मीन को ही हम कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं, है ना। क्या क्या नाम से, रेह, भूर, उसार, खोला, इस तरह का जो ज़मीन जो आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में और भी अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में मिलता है, वही सब है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, राजस्थान में कितना है, लगभग 4.3 लाख हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड विच इज़ अबाउट 36% ऑफ टोटल वेस्टलैंड। फिर ठीक है, उसके साथ साथ और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। द लैंड अंडर दिस कैटेगरी हैज़ डिक्लाइंड कंसिडरेबली फ्रॉम अबाउट 22.9 मिलियन हेक्टेयर इन 1951 टू 13.8 मिलियन हेक्टेयर इन 2000। तो आप देख सकते हैं कि 1951 में कितना मिलियन हेक्टेयर था, फिर वो डिक्रीज होके 2000 में कितना हो गया। ये जो डिक्लाइन हुआ वेस्टलैंड का, ठीक है, ये क्यों हुआ, जो ये सरकार ने लैंड रिक्लेमेशन स्कीम निकाला था इंडिपेंडेंस के बाद में, है ना। इंडिपेंडेंस के बाद में जो सरकार ने लैंड रिक्लेमेशन स्कीम निकाला था, उसी की वजह से ये जो वेस्ट लैंड है जो कि ऐसी खाली पड़ा था, वो अब दोबारा इस्तेमाल में आने लग गए हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इको बैलेंस दिस लैंड शुड बी पुट अंडर एफॉरेस्टेशन एंड नॉट अंडर क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, तो इसको लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन और मेंटेनेंस, अगर इको बैलेंस का मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो इन सब जमीन में वापस से एफॉरेस्टेशन किया जाए, ना कि इसे क्रॉप फार्मिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ये कह रहे हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद इज मेकिंग अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन मैपिंग द वेस्टलैंड इन इंडिया थ्रू सैटेलाइट इमेजनरी। ठीक है, तो एक तरह से सैटेलाइट के थ्रू हैदराबाद जो है NRSA ने एजेंसी जो है हैदराबाद की, उन्होंने सैटेलाइट के जरिए जो है मैपिंग किया कि कहाँ पे कितना कितना वेस्टलैंड है इंडिया में। ठीक है, एज द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीजेज बोथ फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स द वेस्टलैंड एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड हैव विटनेस्ड अ डिक्लाइन ओवर टाइम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें प्रेशर अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब धीरे धीरे जो वेस्टलैंड और कल्चरेबल वेस्टलैंड है उस साइड में अब शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, फैलो लैंड क्या होता है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल दैट लैंड दैट वॉज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन बट इज टेम्पररी आउट ऑफ कल्टीवेशन। फैलो लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 years to help soil recoup its fertility in a natural way depending upon the nature of the soil and nature of farming। ठीक है, तो फैलो लैंड भी वही है, वैसे ही है, मतलब लेकिन ये क्या होता है, वो ज़मीन
जहाँ पे पहले खेती कर रहे थे लेकिन उसको थोड़ा समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसका जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो वापस आ जाए 1 से 5 साल के दौरान, ठीक है। फिर क्या 1 साल या 2 साल या 3 साल छोड़ने के बाद में फिर उसमें आके फिर से खेती करते हैं, तब उसमें और जो फसल है अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए छोड़ा जाता है। तो ये इस वजह से जो छोड़ा जा रहा है ताकि उसका फर्टिलिटी वापस आए। तो इस तरह के ज़मीन को हम क्या कहते हैं, फैलो लैंड, ठीक है। तो जो फैलो लैंड है इसमें 2 टाइप है, एक है करंट फैलो और एक है फैलो अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो जो है वो ज़मीन जिसे आप लगभग 1 साल तक खाली छोड़े, उसके बाद फिर से उसमें फसल उगा दिए, ठीक है। मतलब इस साल मैंने फसल उगाया, फिर अगले साल मैं छोड़ दूंगा, फिर उसके दूसरे साल फिर उसके तीसरे साल में फिर फसल उगा दूंगा। तो इस तरह के जो ज़मीन को हम लोग फैलो करंट फैलो कहते हैं, है ना। और फैलो अदर देन करंट फैलो मतलब जहाँ पे आप 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर तक आप खाली रखें, तो उस तरह का जो लैंड है उसे हम जो है अदर कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक आता है करंट फैलो और करंट फैलो छोड़ के फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के फैलो लैंड होते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कितने कितने ज़मीन है, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको डेटा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको हल्का सा बता देता हूँ कि this has increased in the area under current fallow from 10.68 to 14.70 मिलियन हेक्टेयर 1950-51 में से लेके 1999-2000 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो है फैलो लैंड जो है लगभग 50-51 के समय में 10.68 मिलियन हेक्टेयर था। अब वो बढ़ के जो है फैलो लैंड जो है 14.70 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ राजस्थान है, बिहार है, तो इन सब जगहों में है। वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं राजस्थान, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो वाला जो ज़मीन है इन सब राज्यों में ज़्यादा है, ठीक है। There is a need to reduce the extent and frequency of fallow land in order to increase agriculture production. This can be done by proper dose of fertilizer, providing irrigation facility, crop rotation and combination and several other similar farm techniques. मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर हमको अपने देश का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको अगर बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए हमको ये जो फैलो लैंड है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा और इस्तेमाल करना है। इसको 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 खाली छोड़ना नहीं है, फैलो लैंड नहीं रखना है, खाली छोड़ के नहीं रखना है ना। तो वो कैसे करें, तो फर्टिलाइजर का अच्छा से प्रॉपर यूज़ करें, है ना, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करे, क्रॉप रोटेशन करे कि चलिए भाई इस साल हमने इस ज़मीन पे ये फसल उगाया तो उसी ज़मीन पे अगले साल कुछ और फसल उगाएंगे। मतलब एक ही फसल को आप 5 साल तक कंटिन्यू मत उगाइए, हर साल अलग अलग उगाइए। तो इससे क्या है, आपका एक भी साल आपको ऐसा फैलो लैंड के तौर पे छोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप 1 साल से लेकर 5 साल तक भी खाली छोड़ दे रहे हैं ना, तो फिर वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप पानी का फैसिलिटी, फर्टिलाइजर सही ढंग से करें, क्रॉप रोटेशन करें, है ना, और भी कई सारे अदर जो टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल करें, तो आपको ज़मीन खाली छोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तभी जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, वरना अगर खाली छोड़ देंगे ऐसी तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं कि कौन कौन से जगह में कैसे कैसा है कि बैरन लैंड कहाँ पे कितना है। जैसे देख सकते हैं कि बैरन लैंड जो है कुछ ज़्यादा है ना। ये ब्राउन कलर है कि येलो कलर है, नहीं, क्रॉप लैंड जो है सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, है ना, इस तरह का जो है येलो कलर, ठीक है। ज़्यादा ग्रीन जो है, लाइट ग्रीन सा दिख रहा है वो है प्लांटेशन, खासकर यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आएगा, इस जगह में प्लांटेशन ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में प्लांटेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये आप डायग्राम देख लीजिएगा, इसको कलर वाला प्रिंट आउट करा लीजिए तो थोड़ा एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस राज्य में कहाँ कहाँ पे ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो किस किस तौर पे किया जा रहा है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।